जितना समेटता हूँ फिसल जाता है, जितना समेटता हूँ फिसल जाता है, रेत की तरह हाथों से निकल जाता है। ये सियासत है बाबू, ये रंग बदल कर बदल जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। और आज भोरे भोर में हम आए हैं कुछ ऐसी बात करने के लिए जो बातें हमारे आप से अलग सियासी दलों की बात है, सियासी गठबंधन की बात है। और इस गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है लगभग आप सब कुछ देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पर आप नहीं जान रहे होंगे कि कौन साथ में रहेगा, कौन आपसे अलग होकर के वोट मांगने के लिए आएगा। ऐसा तो अक्सर होता है। ये सियासत है, इसके अलग अलग रंग होते हैं, रूप होते हैं, साज सज्जा होता है और रास्ते भी इसके अलग होते हैं। आप सोचते कुछ और हैं, ये करते कुछ और हैं। इनका यही वो रंग रूप है जो आपको मजबूर करता है ये करने के लिए कि लोकतंत्र कैसे बचेगा, और दौड़ करके आप वोट करने चले जाते हैं। प्रत्याशी और उम्मीदवार चाहे जो भी हो, आप समझने लगते हैं कि चलो भैया जो है उसी पर कर देते हैं। अब नोटा भी आ गया है, लेकिन नोटा विकल्प नहीं है संविधान और लोकतंत्र का। कई लोगों ने कहा है कि हमें अगर प्रत्याशी उम्मीदवार पसंद नहीं होगा तो हम नोटा डालेंगे, लेकिन आप नोटा डाल करके उन्हीं लोगों का समर्थन करेंगे जो लोग आपको पसंद नहीं है, या आपके समाज को पसंद नहीं है, आपके राज्य के लिए उचित नहीं है। वैसे ही लोग जीत करके चले जाते हैं। आइए हम बात करते हैं जिस मुद्दे पर हम आज आपके सामने जुड़े हैं। आपने देखा होगा कि एनडीए में किस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का काम होता है सत्ता में बैठे लोगों की कमियों, नाकामियों और जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना और सरकार को मजबूर करना कि सरकार जनता के किए गए वादों को और जनता के हित में काम करे। विपक्ष की बात अगर करते हैं तो बार बार सवाल यह उठता है, सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव अभी अपरिपक्व हैं। सियासत हालांकि उन्होंने अपने घर से शुरुआत की थी, जब वो गुड़ुक कर चल रहे होंगे तब भी उनके घर में सियासत होती थी। जब वो स्कूल जाना शुरू किए होंगे, उंगली पकड़ के चलना शुरू किए होंगे, तो बहुत सारे राजनेता जो हैं भी, जो नहीं भी हैं अब, वो उनकी उंगली पकड़ के उन्हें उनके लॉन में टहलाते होंगे, चलने का रास्ता सिखाते होंगे। सियासत तो उन्होंने बचपन से ही सीखी है, पर हो सकता है कि इस आधुनिक सियासत में, सियासत के धुरंधरों के बीच में कुछ बातें लेकिन किंतु में बदल जाती होंगी। बार बार ये प्रयास चल रहा है कि गठबंधन मजबूत हो और सत्ता में बैठे लोगों को कैसे दूर किया जाए, उतना ही ज़्यादा गठबंधन बिखरता जा रहा है। शुरुआत तो आपको पता ही होगा कि किसने की है। शुरुआत जीतन राम मांझी ने की और उसके बाद से धीरे धीरे करके साथी छिटकने लगे हैं। आरएलएसपी ने भी छिटकने की बात कर दी है और अब वीआईपी ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भैया सब तो चले गए, हम हैं, अगर हमारे साथ भी वैसा ही कुछ होगा तो हम भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि बातें कहां जा रही हैं। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि आरजेडी इस बार 2015 को दोहराना नहीं चाहती है। 2015 में क्या कुछ हुआ था, आपको उसकी चर्चा हम नहीं करने जा रहे हैं। किस तरह से नीतीश कुमार के साथ और कांग्रेस के साथ आरजेडी चुनाव लड़ी थी, सत्ता में आए थे, पर नीतीश कुमार बीच रास्ते छोड़कर उंगली जो पकड़ करके बचपन में चलाया करते थे तेजस्वी यादव को, उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया कि तुम युवा हो गए हो, तुम अपना फैसला अपने कर सकते हो, मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा साथ छोड़ते हैं। तेजस्वी यादव चलना शुरू कर दिए और सदन में दोनों चाचा भतीजा की जो नोकझोंक हुई, जो बातें हुई, वो आपने देखी होगी। अब जिम्मेवारी बड़ी है क्योंकि माताजी अस्वस्थ हैं, उम्र का भी तकाजा है, पिताजी चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं, अस्वस्थ हैं, पर राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं, समय समय पर सुझाव भी दे रहे हैं, मंत्रणा भी कर रहे हैं, अपनी बातें भी बता रहे हैं। इन सब के बाद भैया की बात करें तो आपको पता ही है कि भैया हसनपुर में सीधे चौवा छक्का और बाउंड्री पार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने पुराने घर को छोड़ करके अब नया ठिकाना उन्होंने खोज लिया है। कभी ट्रैक्टर के हुड पे बैठ जाते हैं तो कभी वहाँ जा करके रोड शो करके अपना दमखम दिखा रहे हैं, लगे हुए हैं अपने काम में और बार बार कहते हैं कि अपने छोटे भाई को किसी न किसी रूप में हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं तो दीदी भी काम कर रही हैं और दीदी भी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं।
दिल्ली का कमान संभाल रही हैं और समझौते की भी बात हो रही है। इस समझौते की बात में कहीं ना कहीं जगतानंद सिंह की भूमिका अहम हो रही है और जगतानंद सिंह ही टारगेट भी हो रहे हैं, क्योंकि गठबंधन के साथी का कहना यह है कि सीट शेयरिंग का तो कोई समझौता है ही नहीं, सीट शेयरिंग का तो कोई बात ही नहीं है, हमें मान सम्मान चाहिए। और भैया मान सम्मान होता क्या है? खैर, अभी इन बातों से आगे निकल करके जो गठबंधन अभी वर्तमान में आरजेडी के साथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसकी संभावनाएं हमने भी आपको बताई थी कि कांग्रेस और वाम दलों के साथ आरजेडी गठबंधन करके 3 लोगों के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आरएलएसपी कहाँ जाएगी, वीआईपी कहाँ जाएगी, लेकिन उसे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि कांग्रेस और वाम दल कहाँ रहेंगे। वाम दलों से समझौता के लिए कई दौर की बात हुई और इसकी सूचनाएं आप तक जरूर पहुंची होगी। वाम दलों की बात करें तो वाम दलों में सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीएम के साथ लगातार कई दौर की बात हुई। हमने आपको बताया था कि जब शुरुआत में चारों दल जो एकजुट कह रहे थे कि हम हैं, तब सीपीआई का रुतबा और कद बड़ी छोटा था, उसे 12 सीट देने की बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही आरएलएसपी की तरफ से एक घोषणा हुई कि वो सफोकेशन फील कर रहे हैं, बातें बदल गईं और वाम दलों का वर्चस्व और उनका कद भी बढ़ गया। उन्हें 25 से 30 सीटें तक ऑफर होने लगी। उधर कांग्रेस को भी लगा कि ये कैडर वोट है, कोर वोटर हैं और इनका वोट तो शिफ्ट हो ही जाएगा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में वो आगे निकल सकते हैं। पर वाम दलों की बातें कुछ अलग हैं। उन्हें भी मौका मिला और उन्हें भी लगा कि जब इनके साथी छोड़ के जा रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जाए। बातें उलझ गई हैं। बहुत प्रयास के बाद उसी की बात हम चर्चा कर रहे थे कि रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है सब कुछ। तेजस्वी यादव जितना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं और मुश्किलें उनके पार्टी में भी अब पैदा होने लगी हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं वाम दलों ने उंगली रख दिया है। कांग्रेस तो थी ही, अब वाम दलों ने ही उंगली रख दिया है। और ऐसी स्थिति में जो लोग पूरी तैयारी कर रहे थे, कई ऐसे सीट हैं जो आरजेडी के कोर वोटरों के लिए बहुत ही मुफीद सीट हैं, वैसी सीटों पे वाम दलों का अपना उंगली रखना और ये बताना कि उस सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, मुश्किलें पैदा कर दी है तेजस्वी यादव के लिए। ऐसा लगता है कि ये गठबंधन भी होते होते अंतिम समय तक कहीं टाएं टाएं फिस न हो जाए। कुछ सीटें हैं जिसकी चर्चा हो रही थी कि वो कहीं ना कहीं आरजेडी उस पर जीत हासिल करेगी और बढ़त बना करके रखे हुए है। उन सीटों पर अब वाम दलों की नज़र आ गई है और वाम दलों का कहना है कि हम उन सीटों पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सीपीएम की तो स्थिति यहाँ तक है कि उन्होंने कह दिया है कि चलिए सीट शेयरिंग का समझौता अगर ढंग से नहीं होता है तो हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। और फ्रेंडली फाइट में आप समझते हैं कि वाम दलों का वोटर जो है वो आरजेडी को क्यों वोट करेगा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक बढ़त वाली बात हो जाएगी। आपको बता दें कि हमने जो सर्वे किया था, जो बातें हम तक आ रही हैं, उसमें दीघा की सीट है, मनेर की है, औरंगाबाद के कई सीट हैं, जहानाबाद की 2 सीटों पर, गया की 2 सीटों पर, बक्सर के 2 सीटों पर, नालंदा की सीट पर, भोजपुर में 4 सीटें। सिर्फ भोजपुर की बात नहीं कर रहे, भोजपुर की, भभुआ की, करागर की, उसके बाद डेहरी की, ये सब सीटों पर कहीं ना कहीं अब माले का नज़र है, सीपीआई की नज़र है। और बात करें तो सीपीआई ने भी बांका, छपरा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में 8 से 10 सीटें कम से कम मांगी हैं अलग से। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 30 भी सीट दे रहे हैं तो तीनों को 10-10 सीट भी दे रहे हैं तो सीटों की संख्या कहां से आएगी। 243 सीटों में सारा फैसला करना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीताराम येचुरी ने तो आपको बता ही दिया हमने कि साफ कर दिया है। अब बात करें तो कन्हैया कुमार और दीपांकर भट्टाचार्य, ये 2 चेहरे और भी हैं जो वाम दलों के बड़े चेहरे हैं और इनके साथ समझौता की कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। हर दौर की बैठक लगभग फिसड्डी ही साबित हुई है। बात तो की जा रही है कि हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात तो आरएलएसपी के साथ भी कही जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीआईपी ने अपना प्रस्ताव रख ही दिया है। कल ही आपने देखा होगा कि किस तरह से राजीव मिश्रा, जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पत्रकार भी हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को समझते हैं, बिहार की राजनीति को भी समझते हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हमें भी चाहिए भाई और हमारा हिस्सा आपको देना होगा क्योंकि हमारे वोटर सबसे ज़्यादा हैं।
15 से 20% वोट हम शिफ्ट कराने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पे मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री और 25 सीटों का एक जो लिफाफा है वो भेज दिया है सबसे बड़े घटक दल। उन्होंने तो ये भी स्वीकार कर लिया है, सबसे पहले स्वीकार करने वालों में से हैं कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इन वाम दलों के अलावा 2 दल और हैं जो काफ़ी चिंताएं बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव की। हालांकि कांग्रेस इस सब में अभी तक चुप है और कांग्रेस 243 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, 2 दिन पहले लगातार बैठकों का दौर चला और कल जाकर के फाइनल हुआ कि आला कमान सीटों का फाइनल करेंगे। हम सीट तय कर चुके हैं, हम प्रत्याशी तय कर चुके हैं, हम लिस्ट लेकर के स्क्रूटनी करके लेकर के जा रहे हैं। अब इन स्क्रूटनी में से किसे आला कमान आशीर्वाद देते हैं चुनाव लड़ने का, वो आला कमान का मामला है। लेकिन इस बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी 15 सीटों का दावा कर दिया गया है। कहा गया है कि सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलती हैं तो वो भी अलग से चुनाव लड़ेंगी। तो मुश्किलें क्या करेंगी आपको पता है। इससे पहले भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस कोशिश करती रही है कि वो विपक्ष का हिस्सा रहे। इसके साथ ही शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल LJD भी अपना अस्तित्व खोजने में लग गई है और उसे भी 15 सीटें चाहिए तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद से, कांग्रेस से। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। हालांकि वक्त भी बहुत कम है, शुरुआत हो चुका है और इस शुरुआत में चीज़ें कहाँ तक जाती हैं आपको इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मामला दोनों तरफ बड़ी उलझा हुआ है। न महागठबंधन शांत है, न ही NDA शांत है और दोनों में ही स्थिति यही है कि ये सियासत है भाई, रेत की तरफ फिसल जाता है। यहाँ रिश्ते पल पल बदलते हैं। कैसा लगा भोरे भोर का ये विश्लेषण ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके विश्लेषण पर दिए गए कमेंट आगे की रणनीति और आपके तक पहुंचाने वाली खबरों का एक हिस्सा होते हैं। मिलते हैं फिर, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।